नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। जितने भी हमारे साथी हैं, आप लोगों ने पिछले लेक्चर को जिस प्रकार से देखा, अप्रिशिएट किया, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भूगोल विषय है। लगभग आप देखेंगे जो भी आप एग्जाम देते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर को आप ध्यान समझिएगा। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो आइए थोड़ा सा महाद्वीपों के विषय में पहले समझिए। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त भी था जब सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, तो सभी महाद्वीपों का एक विशालतम स्वरूप पेंजिया कहलाता था। ध्यान दीजिएगा, पेंजिया कहलाता था। और जब पेंजिया दो भागों में बटी तो एक का नाम हुआ अंगारा लैंड हुआ, और दूसरे का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अंगारा लैंड से जिन महाद्वीपों की स्थिति का निर्माण हुआ या जिन महाद्वीपों का विकास हुआ, उसमें नॉर्थ अमेरिका है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यूरोप है, और यूरोप के बाद एशिया है। यानी अंगारा लैंड से आप देखेंगे तो तीन महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है, और गोंडवाना लैंड से आप देखेंगे तो यहाँ पर चार महाद्वीप यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अफ्रीका को देख सकते हैं, अफ्रीका के अलावा साउथ अमेरिका हो गया, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एंटार्कटिका हो गया। तो कुल मिला के आप देखें तो यहाँ पर 7 महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आजकल एक और चर्चा में नया महाद्वीप है जिसे जीलैंडिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ये भी आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में कौन से नए महाद्वीप के विषय में चर्चा है, तो जीलैंडिया की है। तो ये महाद्वीपों का पूरा सिस्टम रहा। अब ये जो एक सिद्धांत है महाद्वीपों के निर्माण का, इसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा किया गया था। तो इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप है, उसमें एशिया सबसे पहले है, इसके बाद अफ्रीका है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे कि बी ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे विकल्पों की बातचीत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? एक तरफ लिखा हुआ देश, दूसरी तरफ लिखा हुआ राजधानी। देश की तरफ है कनाडा, कास्टारिका, ग्रीनलैंड और क्यूबा। पहली बात तो यह है साथियों कि जितने भी देश हैं चारों, ये नॉर्थ अमेरिका से संबंधित हैं। नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है। जो भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, उन लोगों से हम विशेष रूप से कहेंगे कि इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। बताएं भाई, कनाडा के सामने क्या सही लिखा हुआ है राजधानी ओटावा? कास्टारिका के सामने सान जोस लिखा, ये भी सही है। ग्रीनलैंड के सामने नसाउ लिखा है, और क्यूबा के सामने हवाना लिखा है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, ग्रीनलैंड की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं गॉड थॉब है, और या फिर इसी को हम नूक भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका नूक है। तो ये होना चाहिए। तो सी ऑप्शन देखेंगे, दूसरे का सही होगा, यानी विकल्प यही आपका गलत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा है देश, दूसरी तरफ लिखा है राजधानी। देखिए, बेलीज है, अमेरिका है, एल सल्वाडोर है, हैती है। कहा जा रहा है मिलाने के लिए। आप बताइए किसको किससे मिलाओगे? इधर की तरफ पोर्ट ओ प्रिंस है, सैन सल्वाडोर है, वाशिंगटन डीसी है, बेलिज सिटी है। बताइए किसको किससे मिलाएंगे भाई? तेजी के साथ जवाब दीजिए। बेलीज की बातचीत करें तो बेलीज की राजधानी बेलिज सिटी होगी।
ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो ए के लिए आपको चौथे ऑप्शन पर जाना होगा। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसके लिए जाएगा। एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन बनेगा। और हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, ये आपका इसके लिए पहला ऑप्शन बनेगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से इसमें जो देश है उन अपनी राजधानियों से मिलेंगे। और इसके लिए अगर कूट की बातचीत करें तो देखिए इसमें सबसे पहला मिला चौथा, चौथा मिला, इसके बाद आप देखेंगे चौथा के बाद आपको मिला तीसरा, तीसरा के बाद मिल रहा है दूसरा, और इसके बाद पहला। तो कुल मिला के ये है कि जब मिलाएंगे तो आपको इस प्रकार के एक सुनिश्चित कूट मिलेगा जो इसके लिए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा यूएसए तथा कनाडा को अलग करती है या उसके मध्य में है? देखिए दो देश यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, एक यूएसए है, दूसरा कनाडा है। अब बताएंगे क्या 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री है या फिर 10 डिग्री है? सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर पहले ऑप्शन की बातचीत करें तो 38 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये उत्तरी कोरिया को ध्यान दीजिएगा, उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है, दक्षिण कोरिया से अलग करता है, समझिएगा। इसी प्रकार 49 डिग्री है, देखिए इसके लिए आपको समझना है कनाडा को ये सीधा सीधा यूएसए से अलग करता है। और 8 डिग्री उत्तरी जो आपका अक्षांश है ये सीधा सीधा है मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में इसकी गिनती होती है। और जो मिनिकाय है हमारे लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना 8 डिग्री हो गया, 10 डिग्री आपका हो गया नॉर्थ अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करें, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे के बाद पांचवें पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन चल रहा है और ये सेशन आगामी आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जाम्स पर आपको बहुत ही शानदार फायदा मिलेगा। बस आप लोग एक सुनिश्चित क्रम में एक रेगुलरिटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति यूएसए से संबंधित है? बताओ भाई, एस्किमो जनजाति लिखा है, रेड इंडियंस लिखा है, बुशमैन लिखा है या फिर पिग्मी लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है। अब आपको बताना है कौन सी जनजाति यूएसए से संबंधित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित है। तो देखिए एस्किमो के लिए पहले आप लोग ध्यान दीजिए। एस्किमो जो जनजाति है वो ग्रीनलैंड और कनाडा में स्थित है। ग्रीनलैंड और कनाडा में स्थित ये जनजाति है, इसके विषय में आपको ध्यान देना है। और यह जो जनजाति है यह बर्फ के बने घरों में रहती है, उन घरों को इग्लू कहा जाता है। इस बात को सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेड इंडियंस ये बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। ये यूएसए में पाई जाती है। हालांकि यूएसए की अन्य प्रमुख जनजातियों में आप होपी का नाम सुने होंगे, होपी है, यांकी का नाम सुने होंगे, इसी प्रकार अपाचे हो गया, अपाचे जनजाति है, एल्का लूफ जनजाति है, एल्का लूफ, ये तमाम ऐसी जनजातियां हैं जो अमेरिका की हैं, ठीक है। रेड इंडियंस के अलावा भी मैंने आपको बता दिया। बुशमैन की बातचीत करें तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में विस्तारित है। एक देश का नाम है बोत्सवाना और इसके बाद नाम है नामीबिया। नामीबिया के बाद लिखा है आरएस से मतलब रिपब्लिक साउथ अफ्रीका। तो जब मरुस्थल की बातचीत करें तो कालाहारी होगा, जब देश की बातचीत करें तो बोत्सवाना होगा। बुशमैन एक ऐसी जनजाति है जो सर्वभक्षी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जो दीमक को अपना सबसे प्रिय आहार समझती है, तो सबसे प्रिय आहार समझती है बुशमैन जनजाति, ठीक है। पिग्मी जनजाति की भी बातचीत करें, पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका में रहती है, अर्थात सवाना वनों में पेड़ों के ऊपर घर बनाकर रहती है और इस जनजाति का नाम पिग्मी है। यह विश्व की सबसे नाटे कद की जनजाति मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना। इसी प्रकार देखिए केन्या और तंजानिया में जो जनजाति है, केन्या और तंजानिया जो है, यहाँ की जो जनजाति है उसका नाम मसाई है, मसाई का नाम सुने होंगे। इसी प्रकार नाइजर की जनजाति है बोको हरम,
बोको हरम का नाम सुने होंगे, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण अफ्रीका की जनजाति है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं छठे नंबर पर। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? देखिए ध्यान से समझिए, जो हमने आपको पढ़ाया ऑफलाइन क्लास देखिए जो चल रही है, बहुत ही पंक्चुअल क्लासेस चल रही है, मॉर्निंग से लेकर शाम तक, इवनिंग तक चलती रहती है, जिसमें लगभग सभी शिक्षक बंधु अपना अपना एक योगदान दे रहे हैं। तो अब देखिए इसमें भूगोल का भी अपना जैसे क्लास चलता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास कर चुके हैं, अब उनको तो बिल्कुल अर्जुन बन जाना चाहिए, अर्थात बिना मछली की तरफ देखे हुए ही उनके तीर में जो है वो कहीं ना कहीं ताकत हो, तीर में वो ताकत हो कि वो पूरी तरह से जो है मछली के आंख पर ही निशाना लगे। तो यहाँ पर भी आपको समझना है कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि इसमें कौन सा है। एकांकागुआ है, माउंट मैकिन्ले है, माउंट टोबकल है, या फिर माउंट ब्लांक है। चार ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं। अब आप सभी लोग इसमें तेजी के साथ बताइए। देखिए एकांकागुआ की बातचीत करें तो एकांकागुआ ये एंडीज पर्वत की चोटी का नाम है। एंडीज पर्वत की चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ। इसी प्रकार माउंट मैकिन्ले कहिए या फिर इसी का नाम है माउंट डेनाली। माउंट मैकिन्ले या माउंट डेनाली ये हो गई रॉकी पर्वत की चोटी। तो यही तो पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन को सभी लोग यहाँ पर क्लियर कर लो भाई। बी ऑप्शन सही है, माउंट टोबकल हो गया। तो ये आपका माउंट टोबकल एटलस पर्वत की चोटी का नाम है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, इसी प्रकार से रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में, एटलस अफ्रीका में, और माउंट ब्लांक की बातचीत करें तो ये आल्पस पर्वत की चोटी का नाम है। आल्पस पर्वत जो यूरोप में स्थित है, जिसे यूरोप का फ्रूट गार्डन कहा जाता है। तो कुल मिला के देखिए छठवां क्वेश्चन का आपको बी ऑप्शन सही करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान दीजिए सभी लोग भाई, सही नहीं है। एक तरफ लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, याद रखिएगा न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, वाशिंगटन डीसी है, मॉन्ट्रियल है और न्यू ऑरलियंस है। दूसरी तरफ हडसन नदी है, पोटोमैक रिवर है, लॉरेंस नदी है और रियो ग्रांडो नदी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब बताइए कौन सा इसमें सही मिलान नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। न्यूयॉर्क तो आप बताइए कि हडसन नदी के किनारे स्थित है, वाशिंगटन के सामने पोटोमैक लिखा है, मॉन्ट्रियल के सामने सेंट लॉरेंस है और न्यू ऑरलियंस के सामने रियो ग्रांडो नदी है। बताओ भाई, सोच कर बताओ, सभी लोग अच्छे से बताओ, ठीक है। तो देखिए न्यूयॉर्क के विषय में आपको बता दो, न्यूयॉर्क अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और यह अमेरिका का इकोनॉमिक कैपिटल भी कहलाता है, आर्थिक राजधानी भी है। और इसके अलावा इसे विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे एप्पल सिटी के नाम से जानते हैं, एप्पल सिटी के नाम से जानते हैं, स्काई स्क्रैपर सिटी के नाम से जानते हैं भाई। और देखिए एम्पायर सिटी तो हो ही गए, एम्पायर सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट जो है ये आप देखेंगे उपनाम है, एक तरह से सब नेम है, इनको भी आपको याद रखना है। हालांकि हडसन नदी के किनारे ही न्यूयॉर्क स्थित है, तो उसको लेकर आपको आश्वस्त रहना है कि ये गलत नहीं है। वाशिंगटन डीसी इज द प्राइम कैपिटल ऑफ यूएसए। अमेरिका की मुख्य राजधानी वाशिंगटन डीसी और ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित, ये भी बात सही है, ठीक है। मॉन्ट्रियल की बातचीत करते हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, मॉन्ट्रियल कनाडा के क्यूबेक प्रांत की राजधानी है और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, जो पेपर इंडस्ट्री के लिए, याद रखिएगा, पेपर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो कुल मिला के ए बी सी ये तो तीनों सही है भाई। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो एक तो गलत होना ही चाहिए। तो ये जो है न्यू ऑरलियंस जो है मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर तो रियो ग्रांडो लिखा हुआ है। हालांकि रियो ग्रांडो नदी के किनारे न्यू मैक्सिको है, टेक्सास है, ह्यूस्टन है, मैक्सिको सिटी है, चिहुआहुआ है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण राज्य स्थित हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन अब ये जो आपकी मिसिसिपी नदी है वो न्यू ऑरलियंस से होकर जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे भाई, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर, विकल्पों का सही सुमेलन कीजिए भाई। एक तरफ घास भूमि दिया हुआ है, दूसरी तरफ कंट्री दिया हुआ है, अल्फाफा, अल्फाफा, प्रेरी दिया है, कैंटरबरी दिया है, डाउन्स दिया है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है। इसमें आप लोगों को सही सुमेलित करना है, आप लोगों को मिलाना है। तो बताइए अल्फाफा जो है किसके लिए मिलेगा? अल्फाफा जो घास भूमि है वो किस देश से संबंधित हो? तो इसके लिए आप लोगों को अर्जेंटीना यहां पर बताना है भाई। बताइए सभी लोग। प्रेरी है, प्रेरी की बातचीत करें, जो प्रेरी है घास भूमि यूएसए से संबंधित है। कैंटरबरी आपका हो गया न्यूजीलैंड और डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए यहां पर अगर आप अपने से कूट बनाने का प्रयास करो
तो अल्फाफा के लिए देखिए दूसरा ये बन गया, इसी प्रकार से प्रेरी के लिए चौथा बन गया, और कैंटरबरी के लिए पहला बन गया, बाकी जो बचा हुआ है वो दूसरा हो गया। तो यहाँ पर अल्फाफा अर्जेंटीना से संबंधित, प्रेरी यूएसए से, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, टाउन्स हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भी प्यारे साथियों सभी लोगों को ध्यान देना है कि जो पुस्ताज है, पुस्ताज घास भूमि है, आपने नाम सुना होगा, इसका संबंध जो है हंगरी से है। इसी प्रकार स्टेपीज का नाम सुने होंगे, स्टेपीज आपका रूस और यूक्रेन से है, यूक्रेन जो आपस में लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें तो बेल्ट्स की बातचीत करते हैं, बेल्ट्स की बातचीत करते हैं तो आरएसए अर्थात रिपब्लिक साउथ अफ्रीका से संबंधित है। और भी आगे बढ़े तो बेल्ट्स की बातचीत हो गई। अब बात होती है लानोस की, लानोस संबंधित है वेनेजुला से, कंपोश ब्राजील से, सेराडास ब्राजील से, 16 इंडिया से, 16 का बात हो तो इंडिया से, इसी प्रकार सवाना की बातचीत हो तो मध्य अफ्रीका से, और बच्चों भैया सभी लोग ध्यान दीजिए सिल्वास की बातचीत हो तो ब्राजील से। तो ये जो घास भूमि है आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछी जाती है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा करोगे, बेहतर करोगे। क्वेश्चन नंबर 11वां, विच इज द मेन मिनरल रीजन इन यूएसए। इसको हिंदी में तब्दील करते हैं कि भारत का मुख्य खनिज क्षेत्र, याद रखिए यूएसए का मुख्य खनिज क्षेत्र है, क्या पिलवारा है, डोनबास है, अपलेशियन है, या फिर यूरेनियम सिटी है। देखिए इस लाइन का मतलब पहले समझिए, आज अमेरिका का मुख्य खनिज क्षेत्र कौन सा है, मिनरल जो रीजन होता है वो क्षेत्र कौन सा है, पिलवारा, डोनबास है, अपलेशियन है, यूरेनियम सिटी है। देखिए पिलवारा की बातचीत करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये आयरन ओर के लिए जाना जाता है, यानी लौह अयस्क भंडारण के लिए जाना जाता है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में और भी खनिज क्षेत्र हैं, जैसे ओलंपिक डैम का नाम सुनोगे भाई, ओलंपिक डैम जो है ये यूरेनियम भंडारण के लिए जाना जाता है। कालगुरली का नाम सुनो, कालगुरली हो गया, और कूला गार्डी का नाम सुने होंगे, ये दोनों आपका गोल्ड, भाई गोल्ड के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार वाइपा का नाम सुने होंगे, वाइपा जो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार भाई और भी हम लोग देखें तो किम्बरले, एक किम्बरले तो है आपका साउथ अफ्रीका में, और दूसरा किम्बरले का जो पठार है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है। ठीक है, डोनबास की बातचीत करें तो डोनबास हो गया, डोनेटस हो गया, सोम हो गया, ये जितने भी जगह है, क्रिवाय रॉग हो गया, ठीक है, डोनेटस हो गया, डोनबास हो गया, क्रिवाय रॉग हो गए, जितने भी जगह हैं ये जगह सब आपका यूक्रेन में स्थित है। ध्यान दीजिएगा इसका संबंध यूक्रेन से हो गया। अपलेशियन का संबंध अमेरिका से है तो भाई लगाइए ना अमेरिका के विषय में तो पूछ रहा है। यूरेनियम सिटी का संबंध कनाडा से है, तो कनाडा से है तो भाई अमेरिका के लिए आप लोगों को अपलेशियन को सही करना चाहिए। इसका मैंने बाकी जो ऑप्शन है उसका विश्लेषण कर दिया है, अब आप लोग इसको सही कर सकते हैं, अच्छे से सोच समझ सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी ए को बी से सीधा सीधा सुमेलित करना है और बताना है कि इसका सही कूट क्या बनेगा। ठीक है, देखिए इधर की तरफ ए बी सी डी कूट लिखे हुए। देखिए सूची 1 में लिखा है एस्किमो, इसके बाद रेड इंडियंस, माया लिखा, पिग्मी लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में कांगो है, मैक्सिको है, ग्रीनलैंड है और अमेरिका है। ये देखिए ऑप्शन दिए हैं। एस्किमो का संबंध अभी हमने बताया है भाई, ग्रीनलैंड से संबंधित होगा। रेड इंडियंस का संबंध अमेरिका से होगा। माया एक ऐसी जनजाति है जो समान रूप से सूर्य की उपासना करती है, मैक्सिको से संबंधित है। और पिग्मी जो जनजाति है ये कांगो से संबंधित है। तो इसलिए यहां पर हम लोग कूट अपने आप मेंटेन कर लेते हैं। इसके बाद बताते हैं एस्किमो का संबंध, देखिए तीसरा ऑप्शन बना इसके लिए, रेड इंडियंस के लिए चौथा ऑप्शन बन रहा है, माया के लिए दूसरा ऑप्शन बन रहा है और ये पहला ऑप्शन। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 देखिए ये होना चाहिए। तो 3 4 1 2 लिखा हुआ है, तो 3 4 2 1 है क्या? तो 3 4 2 1 होना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन ये आपका बना, मान लीजिए 3 4 2 1 ये रहा। तो कुल मिला के आपको ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? बताइए भैया, भारतीय जो मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किस पर बेस्ड ऑन है? आप लोगों को बताना है। जैसे ये प्यारा हमारा भारत है,
और भारत के मध्य से होकर आप सभी लोग जानते हैं कि दो रेखाएं गुजरती हैं, एक अक्षांश रेखा होती है, दूसरी देशांतर रेखा होती है। अब ये आपको बताना है कि कौन सी अक्षांश रेखा होगी। तो देखिए इंडिया का मैप हो गया, इंडिया के मैप में हमने ये लिखा, ये बना दिया जो आपके सामने 23 हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात को शामिल करिए, राजस्थान को शामिल करिए, इसी प्रकार एमपी को शामिल करिए, छत्तीसगढ़ को शामिल करिए, इसी प्रकार से भाई छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड को शामिल करिए, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा इसे तो नहीं कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और इसके लिए देखिए यहां सीधा सीधा उत्तर हो जाना चाहिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी ऑप्शन होगा। हालांकि ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से और भारत के 5 राज्यों से होकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है, जिसमें आप उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को देख सकते हो। एक बार पुनः सुने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, बोथ आर बाइसेक्ट द ट्वाइस टाइम इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो यहां पर आपको समझना है, ठीक है ना भाई। तो बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां का बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां के बाद 12वां, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, और नीचे दिए गए प्रयोग का आपका सही प्रयोग करना। तो देखिए महासागरी धारा है, अब मानचित्र है, तो यहाँ पर देखिए महासागरी धाराओं को जो है क्यूरोशियो है, हम्बोल्ट है, बेंजुला है और वासियो, इस प्रकार से धाराओं के नाम दिए गए हैं। मैं आपको चलो ठीक है मानचित्र वाले की जगह यहाँ पे मैं देश लिखे दे रहा हूं सीधा सीधा। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्यूरोशियो की धारा, तो क्यूरोशियो की जो धारा है और ओवाशियो की जो धारा है, इसी प्रकार से बेंगुला की धारा है और हम्बोल्ट की धारा, ये 4 धाराएं दी हुई है। क्यूराशियो की धारा और वासियो की धारा को आपको जापान और रूस के पास देखना है। हम्बोल्ट की जो धारा है वो पेरू देश के पास देखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पेरू है। और ये बेंजुला नहीं है, बेंगुला है। बेंगुला की धारा जो है अंगोला देश के पास देखना है, अंगोला अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसके लिए सीधा सीधा सा मैंने इसको बता दिया है। अब इसमें आप लोगों को इन धाराओं को याद रखना है। महासागरी जल का एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ना महासागरी धारा कहलाता है, और महासागरी धाराओं के बनने का कारण है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम होगा तो ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं बनेगी। इसी प्रकार से लवणता है, लोकल विंड है, स्थानीय पवने हैं, ये सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ओशन करंट के लिए। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। विश्वतीय वर्षा प्रचुर वन को और किस नाम से जानते? ध्यान दीजिए भाई, विश्वतीय वर्षा प्रचुर वन, इसको समझना पड़ेगा। अर्थात यहां पर हम ग्लोब बनाए ना फट से, ये ग्लोब बना, इस ग्लोब में देखिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। अब विषुवत रेखा के पास सूर्य का भाई जो रेडिएशन होता है सीधे पड़ता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो कम होगा? उत्तर होना चाहिए ज्यादा होगा। जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वाइपराइजेशन भी क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, रेनफॉल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी प्रकार से जो फ्लोरा होगा या फॉरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, डेंस होंगे। तो इस प्रकार के जो डेंस फॉरेस्ट है उनको क्या कहते हैं, सवाना, कैंपोस, सेल्वा और लानोश। तो देखिए ब्राजील में इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वनों को सेल्वास कहते हैं। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, भारत में इस प्रकार के वनों को 16 वन कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करिए। सवाना एक तरह से मध्य अफ्रीका में घास भूमि का नाम हो गया, कंपोस आपका ब्राजील में हो गया, लानोश आपका वेनेजुला में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हुआ वो सी ऑप्शन। अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात अधिकांश किस पर शुरू होते हैं? देखिए चक्रवात तो चक्रवात होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेट साइक्लोन कहां पर ज्यादातर बनते हैं।
देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल में बनते हैं और टेम्परेट साइक्लोन जो है आपके शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं। तो जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर, देखिए हिंद महासागर में, हिंद महासागर तो गलत हो जाएगा, उत्तरी अंध महासागर, सोचिएगा एक बार, विचार जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब क्या होगा, उत्तरी ध्रुवीय महासागर। यानी जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहां पर बर्फीले साइक्लोन बनते हैं और इसी के लिए यहाँ पर आपको समझना, देखिए शीतोष्ण लिखा है ना, तो शीतोष्ण का मतलब होता है कि ठंडे जगहों पर निर्मित होने वाले साइक्लोन। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। चिनूक, पवनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए चिनूक के विषय में पहले तो मैं आपको बता दूं, चिनूक जो है यह अमेरिका में चलती है। चिनूक एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है और ये गर्म स्थानीय पवन, यानी इसका जो बाय नेचर है वो कैसा है, वो गर्म है। और जब ये चलती है तो अलास्का क्षेत्र की जो बर्फ होती है वो पूरी तरह से पिघल जाती है। इसीलिए वहां के जो आदिवासी हैं, रेड इंडियंस अमेरिका के, वो इस हवा को आइस ईटर कहते हैं, हिमबख्शी कहते हैं, अर्थात बर्फ को खाने वाली हवा कहते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसके लिए है कि ये प्रशांत महासागर से उठते हैं, रॉकी पर्वत को पार करके पर्वतों के पूर्व की तरफ अवरोहण करते हैं, ये प्रेरी भागों में वर्षा लाते हैं। ये पवन गेहूं की खेती के लिए लाभदायक है। भाई आप ही बताइए, अच्छा सही सही बताइएगा, गेहूं की खेती किस समय होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए गर्म हवा इंपॉर्टेंट है कि ठंडी हवा इंपॉर्टेंट है। आप हम लोग भारतीय हैं और हमारे तो डीएनए में कृषि कार्य करना है। वी आर द सॉइल ऑप्शन, हम सब माटी के पूत हैं। आप सभी लोग बताइए कि जो गेहूं है एक तो जो है रबी की फसल है और दूसरी बात यह है कि रबी की फसल जो होती है उसको ठंड मौसम में होती है। तो यहाँ पर आपको समझना है गेहूं की खेती के लिए लाभदायक होगी, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। चिनूक जिसे आइस ईटर कहते हैं, बख्शी कहते हैं, अमेरिका के अलास्का वाले क्षेत्र में चलती है, इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16वां, कैरेबियन सागर में होने वाला चक्रवातीय तूफान क्या कहा जाता है। कैरेबियन सागर की बातचीत करें तो कैरेबियन सागर अटलांटिक ओशन का ही भाग है और यहाँ पर जो द्वीप है एंटिलीज द्वीप कहे जाते हैं, एंटिलीज द्वीप कहे जाते हैं। एंटिलीज द्वीपों के समूह को वेस्ट इंडीज कहा जाता है, वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट इंडीज एंटिलीज द्वीपों के समूह को कहते हैं। और यहाँ पर जो उठने वाला चक्रवात है एक तरह से तूफान है, तूफान को गेल कहते हैं, गेल कहते हैं या साइक्लोन कहते हैं। तो टाइफून होगा, बिलीबिली होगा, हरिकेन होगा या चक्रवात होगा। बताओ भैया सभी लोग, चक्रवात का संबंध तो इंडियन ओशन से है, इंडियन ओशन से है, तो ये तो होगा नहीं। और बिलीबिली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया में ये चक्रवात आता है। टाइफून चाइना में हो गया, तो सही हो गया सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार करिए। देखिए बांदीपुर दिया है, भीतर कणिका दिया है, मानस दिया है, सुंदरबन दिया है। केवल एक और दो, केवल 1 2 3 1 3 4 है, 2 3 4 है या फिर 1 2 3 4 चारों। तो इसमें रक्षित क्षेत्रों की बातचीत की गई है। अब आप ही बताइए कि रक्षित क्षेत्र का मतलब क्या होता है। कल के सेशन में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की थी कि जो इन सीटू होता है, इन सीटू होता है और एक्स सीटू होता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप सभी लोग इस बात को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कहा जाता है कि जब 1948 ईस्वी में आयुसीएन की स्थापना हुई थी। आयुसीएन, ध्यान दीजिएगा, बहुत नया नाम आ रहा है आयुसीएन। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान दीजिएगा, और 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लाड शहर में है, ग्लाड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इस संस्था का काम है कि नेविगेशन ऑफ द इंटरनेशनल बायोस्फीयर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव मंडल की निगरानी करना इसका मुख्य कार्य है। ये विलुप्त और संकटग्रस्त जो समानुष्य प्रजातियां होती है उसके लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक है या फिर ग्रीन डाटा बुक है, इन दोनों को कौन जारी करता, कौन संस्था जारी करता है, तो उसके लिए आप लोगों को जवाब देना है, आयुसीएन जारी करता। ठीक है। अब देखिए जो इन सीटू होता है वो नेचुरल हैबिटेट ऑफ द लिविंग बींग्स होता है। जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसके विषय में आपको कल मैंने बताया था कि जैसे कोई एक पेड़ है,
ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे कोई जंगल है, उसमें कोई पेड़ है और वो एक हमने पिंजड़ा में ले लिया, पेड़ से हमने कुछ पक्षियों को पिंजड़ा में रख लिया। तब आप बताइए पक्षी का सही सही घर कौन सा है, पिंजड़ा है कि पेड़ है? तो आप सभी लोग बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं कि पक्षी का जो है सामान्य रूप से, आप सभी लोग जानते हैं कि जो पक्षी है, बर्ड है, उसका नेचुरल हैबिटेट क्या होगा? पेड़ ही होगा। भूख लगेगी भोजन खाएगा, प्यास लगेगी उड़ के पानी पी आएगा। क्यों भाई? तो यहाँ पर आप पिंजड़े में क्या है, पिंजड़े में अगर मान लीजिए हम दाना और खाना जो है देना भूल गए तो वो तो गया काम से। इसलिए जो नेचुरल हैबिटेट होता है या ऑन साइट कंजर्वेशन जो रीजन होते हैं, उसी को इन सीटू कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोग नेशनल पार्क को देखते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं, या फिर रामसर साइट्स वगैरह हो गई, सेंचुरीज हो गई, और बहुत ढेर सारी चीजें होती है इसके अंतर्गत। वही XC2 के अंतर्गत जो होता है वो बोटेनिकल गार्डन है। कभी आप हमारे मिशन कोचिंग में आइए, मिशन इंस्टीट्यूट में आइए, तो आपको ऑफिस में एक ऐसा एक्वेरियम मिलेगा जिसमें समुद्री जैसा समझ में आएगा कि इसमें ढेर सारे टॉर्टाइल हैं, ढेर सारे जो है फिशेज वगैरह है ना। मन चाहो तो उसमें फ्रॉग वगैरह भी कर दो, और भी मन चाहो तो ऑक्टोपस वगैरह भी रख दो। तो ये समंदर जैसे हालात बनाए गए हैं, लेकिन ये समंदर नहीं है, इस बात को समझिएगा। ये एक्वेरियम है और ये आपका ऑफ साइट है, अर्थात ह्यूमन मेडेड है। इसलिए आप देखेंगे तो आपका जो जू हो गया, चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जीन बैंक हो गया, ये सब के सब आपके इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। अब आप मेरे को बताइए कि क्वेश्चन कह रहा रक्षित क्षेत्रों में, भैया बांदीपुर तो आप सभी लोग जानते ही कर्नाटक में है। भीतरकनिका की बातचीत करें, भीतरकनिका तो ये आपको उड़ीसा में पड़ता। मानस की बातचीत करें, असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। अब आप बताइए तो चारों के चारों संरक्षित किए गए ना, तो सीधा बोलिए 1 2 3 4। क्यों भाई, हो गया ना। कभी कभी जो है जैसे हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि भारत का जो जैव मंडल है उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी 100 200 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे ना, तो एक एक चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी, एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को आप देखते हुए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करके उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? यानी सीधी सी बात आपसे कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में जो वहां के नेटिव पीपल होते हैं, अबॉरिजिनल पीपल होते हैं, उन लोगों को वहां पर लकड़ियों का इकट्ठा करना, पेड़ों को काटना, आखेट करना, ये सब प्रतिबंधित होता है। वो कौन सा क्षेत्र होता है? देखिए भैया सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जैव मंडल है, राष्ट्रीय उद्यान है, रामसर सम्मेलन साइट वगैरह जो है, आर्द्रभूमि जिसे कहते हैं, और वन्य अभ्यारण्य है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसकी 3 कैटेगरी होती है। इसकी 3 कैटेगरी होती है। बायोस्फीयर का जो मध्य भाग होता है उसे सेंट्रल जोन कहते हैं, और जो आपका दूसरा वाला जोन होता है उसे बफर जोन कहते हैं, और तीसरा वाला संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। संक्रमण क्षेत्र में अगर कोई आदिवासी प्रकृति के लोग वहां पर रहते हैं, आदिवासी प्रकृति के लोग रहते हैं, तो वहां पर उन्हें अनुमति होती है कि वो सामान्य सा आखेट कर सके। आखेट के अलावा जो है अपने जीविकापार्जन के लिए जो वन्य वनस्पतियां होती है उसको भी प्राप्त कर सके, जड़ी बूटियां वगैरह, तो उसके लिए देखिए होता है। तो इसके लिए सही जवाब आपका बायोस्फीयर रिजर्व वाला क्षेत्र होगा। लेकिन रामसर साइट वगैरह के लिए कहिए, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए अगर कहेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान की तो परिभाषा यही है मेरे साथियों कि नेशनल पार्क आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। अरे हम जाके वहां पर जानवरों को चॉकलेट तो खिला नहीं सकते हैं, तो बताइए हम शिकार कैसे कर सकते हैं? हम पेड़ की पत्ती नहीं तो तोड़ सकते हैं, तो हम कैसे पेड़ काट सकते हैं? हाउ कैन बी पॉसिबल? इसलिए इसके लिए आपको समझना होगा ऑप्शन ए, 18 का ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है ना भाई, इस बात को सभी लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो कि सर जिसको तोड़ना होगा तो तोड़ ही लेगा पत्ती, जिसको शिकार करना होगा शिकार ही कर लेगा। अरे करो ना भाई, कौन आपको रोक रखा है? भारत का जो संविधान है वो सबको बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन बोल के तो देखिए, आप बोल के देखिए, बोल के जब आप देखेंगे तो उसमें भी आपको देखना है कि आपका इंटेंशन टू मच गुड है कि भाई टू मच बैड है। अब बैड है तो इसके लिए तो खाकी वर्दी आप घूम टहल रहे हैं भाई, आप समझ ही रहे हो, है ना। तो यहां पर भी आपको समझना है कि ये जो आपका पूरे क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के विषय में
अगर मान लीजिए कि कोई शिकार कर ही लिया, शिकार कर ही लिया, जैसे एक साहब हैं हाल बॉलीवुड में पाए जाते हैं, उन्होंने काला हिरन का शिकार किया। शिकार किया कि नहीं किया आपकी बताइए, किन्हीं न किन्हीं के कहने से शिकार कर दिए भाई। अब उसके लिए जो है कहीं ना कहीं एक कानून बना है। अगर मान लीजिए कि वो चीजें चार्जेबल होती, एक छोटा सा चार्ज दे करके जो है उनको छोड़ दिया जाता, तो हमारे देश में तो बहुत से लोग ऐसे पैसे वाले हैं कि आप हमसे पैसा लीजिए और तुरंत हमको शिकार करने दीजिए। इसलिए इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में कानून बनाया गया 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब उसके लिए सजा का प्रावधान तो पक्का 5-6-7 साल का हो गया। अब कोई व्यक्ति जो वर्कहोलिक है, जो व्यक्ति कार्य करता, सुबह से लेकर शाम तक था, सुबह अच्छे से सूरज भी नहीं देख पाता और शाम को भी जो अच्छे से सूरज नहीं देख पाता, मतलब इतना ढेर सारा काम रहता है उसके पास, और उसको अगर 7 साल की सजा मिल गई तो बताइए वो तो विलुप्त हो जाएगा ना, वो तो विलुप्त हो जाएगा। हमारे एजुकेशन सेक्टर में यही बात देखी लागू होती है, अगर कोई 2-4 महीने भी नहीं आया तो लगता है कि अब उनका जो है पढ़ाना लिखाना मामला गड़बड़ हो, यही सब चीजें। तो देखिए उनको सजा मिली, अरे वो जेल जाते हैं, सजा और भी एक नेचुरल मिली, भाई इतने बड़े हो गए, इतना बड़ा सजा मिला है, आज तक शादी ब्याह नहीं हुआ, तो ये सजा क्या कम है क्या कि कोई आदमी वन्य जीवों का शिकार करे और शिकार करने के बाद स्वतंत्र रहे? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कि आखिर जो वहाँ के नेटिव पीपल है उनको भी जो है उस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं शिकार करने का मौका अगर नहीं मिलता तो वो राष्ट्रीय उद्यान है, और मिलता है तो फिर जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं मिलता है इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं मिलता तो राष्ट्रीय उद्यान है, और अगर मिलता है तो फिर ये आपका जैव मंडलीय आरक्षित। आइए भैया क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय की बातचीत कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन की बातचीत कर रहे हैं। यहां पर देखिए ग्लोब को समझना है, मॉडल ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड ग्लोब, यानी पृथ्वी के समान संरचना को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि ये जो लाइन है 0 ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ये 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। अब इनके बीच का जो ये गैप होता है, पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, कटिबंध होता है, उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। सीधा सीधा सा आप ट्रॉपिकल रीजन बोलिए। अब इसके बाद देखिए सवाना की बातचीत किया जा रहा है, तो सवाना की जैसे ही बातचीत होगी, अफ्रीका को कौन भूल सकता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हमें समझना होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्यवर्ती भाग में, चूंकि देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर 0 डिग्री अक्षांश गुजरती, मध्यवर्ती भाग में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा बारिश होती है, तो वन पाए जाते हैं और इन वनों को सवाना वन कहते हैं। अगर धरती का फेफड़ा सिलवास को कहा जाता है, तो सवाना वनों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब यह है कि वर्ष भर वर्षा, बिल्कुल सही जवाब है, इसका उत्तर यही आप लोग लगा सकते हो। ठीक, और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय? थोड़ा सा मतलब आप लोगों के लेवल से कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, आप लोगों के लेवल से कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर, कैल्सी पादक लवक की वृद्धि है, उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनमें डिंबक पादक लवणी होते हैं, उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से होगी। मेघ बीजन और मेघ का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। उपयुक्त में से कौन सा सही? देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कह दिया कि आपके लेवल से बहुत आगे है, इसमें से हमें बहुत सी चीजों को पहले समझना पड़ेगा कि जो महासागर होते हैं, महासागरों में पाया जाने माने 1000 ग्राम जल में पाया जाने वाला 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? उस महासागर की लवणीयता कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो है NaCl पाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई NaCl क्या बढ़ रहा है। दूसरा देखिए प्रवाल भित्ति की बात की जा रही है, तो प्रवाल भित्ति को समझना जरूरी है। प्रवाल भित्ति के अलावा यहाँ पर आप देखिए बार बार पादप लवणी लिखा हुआ है, तो जो पादप लवणी प्लांट होते हैं उसको हम सामान्य रूप से हेलोफाइटस प्लांट्स कहते हैं। वैसे भी जलीय जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और जो जलीय जंतु होते हैं उन्हें हम जूप्लैंक्टन कहते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग जरूर हमको अवसर दीजिए, वक्त दीजिए, जैसे हम आपको जो है जिससे हम समझा सके। समझाने के लिए क्या है, इस क्वेश्चन में हमें सब चीजों का है, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया। यूपीएससी का क्वेश्चन है
तो इस क्वेश्चन को हम जरूर शामिल करेंगे, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा वक्त की आवश्यकता है कि इन सब चीजों को हम आपको समझा सके। मेघ बीजन देखिए क्या होता है, क्लाउड सीडिंग का नाम सुने होंगे। आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कराना पड़ता है। तो मेघ बीजन जो है, मेघ बीजन बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, तो इन सब चीजों के विषय में हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज का सेशन यहां तक, कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।